हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टूडियो एनजीजी में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीजें लेके आया हूँ, क्योंकि आप अगर इसको वीडियो स्किप कर देंगे तो वो चीज आप मिस कर सकते हैं। और इंटेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं कि आप चाहे तो मेरे साथ में ही नोट कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो नोट भी कर लीजिए, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो सकते हैं उससे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत इंफॉर्मेटिव नोट्स है। तो हम शुरू करते हैं। लिक्विड और गैस जो होते हैं उनमें एबिलिटी होती है फ्लो होने की, इसलिए हम उसको फ्लूइड कहते हैं। और ये एबिलिटी क्यों होती है उसके पास फ्लो होने की? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव होने के लिए। उसी तरीके से सॉलिड में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और रेगुलर पैटर्न में, और वो अपनी ही पोजीशन पे ऑक्सिलेट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसे सॉलिड बोलते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है सॉलिड में, डिक्रीज होती है। किस लिए डिक्रीज होती है? जब हम उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सॉलिड में क्या होता है। अब आप देखिए, जैसे कि हम एक कोई सा भी मेटल ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम जब हीट देते हैं तो वो क्या होता है कि मेल्ट हो जाता है। अब वो मेल्ट हो रहा है मतलब कि हम उसको थर्मल एनर्जी देते हैं। तो थर्मल एनर्जी देने से क्या होता है कि उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये देखिए, थर्मल एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। किसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स? अब यहाँ पे हम ओनली फ्लूइड और गैस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमें इसमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। सबसे पहली चीज क्या होती है कि दे आर डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ये तीनों चीज में डेफिनेट होते हैं। ठीक है, मास भी उनका डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट होता है और शेप भी उसका डेफिनेट होता है सॉलिड में। ठीक है, वैसे ही इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है किसमें, सॉलिड में। दिस दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस हैव फिक्स्ड फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑक्सिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो यहाँ पे वो क्या होते हैं कि उनकी एक पोजीशन फिक्स होती है। जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल, तो वो क्या होगा सॉलिड में कि यहाँ पे मूव होगा, वो यहाँ पे मूव होगा, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे वापिस आएगा। ठीक है, तो अपनी मीन पोजीशन से ही ऑक्सिलेट होता है। राइट हैंड में भी, लेफ्ट हैंड में भी, ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है कि ठोस होता है, बिल्कुल सॉलिड। कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जितनी गैस है, आप अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो बहुत छोटे उसमें वहीं पे अगर आप इतना आयरन लेंगे और उसको अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, वो लगभग थोड़ा सा ही कंप्रेस होगा। इसीलिए क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो दे डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एंड रेगुलर इन शेप। तो किस तरीके से, जैसे कि ये देखिए, इनके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और ये देखिए डेफिनेट में अरेंज है बिल्कुल। दे हैव डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एंड रेगुलर इन शेप। तो ये डेफिनेट होते हैं और ये चेंज नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम एमोर्फस की बात करते हैं तो एमोर्फस में क्या होता है कि वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये रेगुलर में नहीं होते शेप में, तो इसलिए इनको एमोर्फस सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दो तीन प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एमोर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लो, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कॉल्ड लिक्विड। इसीलिए इसको सुपर कॉल्ड लिक्विड कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी एबिलिटी है एमोर्फस सॉलिड की, बहुत धीरे फ्लो होने की है। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, कहीं आपको अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस दिखे पुराने तो आप वहां पे जाके देखिए, तो वहां पे क्या होगा, आपको क्या दिखेगा कि जो ग्लास है वो ऊपर से पतला है, नीचे से क्या है, मोटा है। इस क्यों है? क्योंकि वो एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या है एनाइसोट्रोपिक का? एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की, कौन सी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या करते हैं कि सेम वैल्यू शो करते हैं अगर आप उनको डिफरेंट डायरेक्शन से भी लाइट पास करेंगे उससे। तो इसका मतलब है एनाइसोट्रोपिक। वहीं एमोर्फस सॉलिड क्या है? आइसोट्रोपिक नेचर है। इसका मतलब ये है
कि अगर आप उसमें डिफरेंट एंगल से लाइट पास करेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू शो करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस क्यों होता है, क्योंकि वो इरेगुलर इन शेप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉपर्टीज देखते हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के। ठीक है, तो शेप, ये रेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो इसका मतलब आप समझिए क्या होता है। रेगुलर शेप मतलब इस तरीके से, देखिए इस तरीके से रेगुलर शेप में होता है ये पूरे, मतलब कि जो इसके मॉलिक्यूल से एक लाइन में एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं। लेकिन इरेगुलर शेप मतलब एक यहाँ ऐसे करके। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, आयरन उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितने डिग्री पे वो मेल्ट होगा। लेकिन इसका रेंज होता है, रेंज मतलब होता है कि धीरे धीरे कोई भी चीज, लेकिन ये एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होती है कि मेल्ट हो जाती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है आप समझिए। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप किसी भी मेटल को क्या करिए कि आप किसी भी मेटल को आप कट करिए, ठीक है, नाइफ से या फिर किसी भी नुकीली चीज से आप उसे कट करिए, तो क्या होगा कि जो उसकी न्यू सरफेस जनरेट होगी, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम किसी के आयरन का एक पीस ले लेते हैं, अगर हम उसको बीच से कट करेंगे, जो जनरेटेड सरफेस होगी वो स्मूथ होगी। तो ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जब हम उसके सरफेस को कट करेंगे तो जो नई सरफेस जनरेट होती है वो क्या होगी, प्लेन नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, रफ होगी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड। इसलिए एमोर्फस सॉलिड में वो आता है। उसके बाद आता है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या होता है, डेफिनेट होता है और इसका इनडेफिनेट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक में आपको बता चुका हूं, तो ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। उसका नेचर, इसका ट्रू सॉलिड, इसका सूडो सॉलिड, तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूडो सॉलिड। ठीक है, तो नेचर कैसा होता है इसका, ट्रू सॉलिड का, इसको सूडो सॉलिड। ठीक है, और इसको सूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है बहुत स्लो फ्लो होने की। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इस कैसे इसको समझे हम, फॉर एग्जांपल हम ये देखिए बना देते हैं, इसी तरीके से मैं जो बना रहा हूं ये लंबी रेंज में होगा ऐसे करके। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि दो एक साथ है, ये देखिए इसमें फिर तीन यहाँ है, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा, मतलब ये लॉन्ग रेंज में इसका अरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये क्या है कि एमोर्फस सॉलिड का होगा। तो हमने क्या देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखी किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो वो अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स जो उनके बीच में लगती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अब मैं आपको इसका फ्लो डायग्राम बना के बताता हूं। तो फ्लो डायग्राम देखते हैं इसका, आगे के पेज में फ्लो डायग्राम देखते हैं इसका, किस तरीके से इसका फ्लो डायग्राम बनेगा। ठीक है, देखते हैं फ्लो डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे। तो ये इंटरमोलिकुलर चार चीजों में डिवाइड है। तो सबसे पहला क्या आता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरे नंबर पे क्या आता है, आयोनिक सॉलिड। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है आपका, कोवैलेंट सॉलिड। तो ये आपके चार तरीके के सॉलिड हो गए। अब यहां पे क्या होता है कि मेटेलिक सॉलिड तीन तरह पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये चार तरीके के, हमने इसमें चार तरीके के होते हैं और इसमें तीन तरीके का होता है। अब हमने ये क्या किया कि हम इसका ऐसे करके एक फ्लो चार्ट, आप चाहें तो इजीली लर्न करने के लिए एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, समझने के लिए बहुत इजी तरीके से। ये आपका होगा फ्लो चार्ट। अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही वीक फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। उसके बाद हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें पोल्स होते हैं। ठीक है, पोल्स होना मतलब कि क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि HCl जैसे यहाँ पे लिखा है, तो पोलर हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि H प्लस और Cl हम माइनस कर सकते हैं। उसी तरीके से 2S पॉजिटिव और O2 डबल नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, O2 डबल नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि हम इसी तरीके से ये हमारा क्या हो चुका है, पोलर है। अब दो चार एग्जांपल जैसे कि हम और एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे ही। तो ये हमारे क्या हो रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स, पोल्स बन रहे हैं, प्लस और माइनस आ रहा है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से और तीसरे नंबर पे जाते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड के बारे में तो आपसे सुना ही होगा। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बाउंडेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बंधे हुए होते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और उसमें क्या होता है कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में करंट लगाएंगे तो लगेगा, को बर्फ में कन्वर्ट कर लेंगे, आइस में कर लेंगे कन्वर्ट, लेकिन उसमें अगर आप करंट पास करेंगे तो पास नहीं होगा। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल अरेंज होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंज होते हैं, और इसमें केटायन और एनायन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कुलाम्बिक फोर्सेस से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद इनका नेचर जो होता है वो हार्ड एंड ब्रिटल होता है, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि मेटल क्यों कहा जाता है। मेटल इसलिए कहा जाता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, उन्हें ही हम मेटल कहते हैं। इसलिए इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनको मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, मतलब कि मैंने अब इसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की होती है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सब क्या है आपके मेटेलिक सॉलिड। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड से आपको पता होना चाहिए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस चीज से बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा एटम्स की शेयरिंग से बनता है। तो एटम की शेयरिंग से जब कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो जो चीज शेयरिंग से बनती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, वो चीज बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायमंड होता है, कि इसका एग्जांपल है किसका, कोवेलेंट सॉलिड का। तो कोवेलेंट सॉलिड जो है डायमंड, आपको पता होना चाहिए कि टफेस्ट और हार्डेस्ट मेटल है। ठीक है, अपने पूरे अर्थ का ये सबसे टफेस्ट और हार्डेस्ट मेटल कौन सा, डायमंड। तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट और नेटवर्क बॉन्डिंग। और ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलिका आप रेत को देखिए, रेत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। उनको अब इसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चन 1.1 पे जाते हैं हम। अब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 में क्वेश्चन दिया है, वाई आर सॉलिड रिजिड। सॉलिड जो है वो रिजिड क्यों होता है। तो इससे पहले भी मैं आपको आंसर बता चुका हूं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है। सॉलिड रिजिड क्यों होता है, तो सॉलिड रिजिड इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फिक्स पोजीशन में अरेंज होते हैं, और वो रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और उनके जो मॉलिक्यूल्स है एक ही पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे ऑक्सीलेट करते हैं। यही रीजन है कि जो सॉलिड है वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है, व्हाई डू सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, तो उसका भी यही आंसर है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है। व्हाई डू सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, तो डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है सॉलिड का, उसका भी यही आंसर है। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन पे देखें तो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तीसरा क्वेश्चन है, आप चाहे तो उसकी बुक भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन लिखे हो, तो मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं कौन कौन से क्रिस्टलाइन और कौन कौन से
एमोर्फस हैं, तो हम यहाँ पे लिख के बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में कौन कौन से एमोर्फस है, कौन कौन से, तो मैं आंसर नंबर 3 लिख रहा हूँ सीधे, क्योंकि 1 2 आपको वहां पे लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, जो आपका क्या है, पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन जो है वो आपका क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। उसके बाद जो टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका आता है बाकी जो बचे हुए हैं, कौन कौन सा, ये कौन कौन से हो गए, एमोर्फस, ठीक है। ये कौन से, क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन में कौन कौन सा है, बेंजोइक एसिड, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, और ग्लास नहीं, कॉपर। ये आपके क्या हो गए, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर, ये आपके क्या हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये आपके एमोर्फस सॉलिड। तो हमने तीसरा क्वेश्चन दिया। अब चौथा क्वेश्चन क्या देखते हैं, व्हाई इज कंसीडर्ड ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहलाता है ग्लास, ठीक है। तो इसलिए कहलाता है क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ही स्लो फ्लो होने की, इसीलिए उसको सुपर कोल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड कहा जाता है। ये आंसर पीछे मैंने अभी बताया भी था आपको, ये देखिए मैंने आपको बताया भी था कि amorphous solid have tendency to flow very slowly, therefore these called as pseudo solid और super coiled liquid। यहाँ पे ये आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 4। अब उसके बाद आते हैं आंसर नंबर 5 पे। तो आंसर नंबर 5 क्या दिया है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन नेचर ऑफ दिस सॉलिड वर्ड विद द क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसका सेम वैल्यू ऑल डायरेक्शन से करता है, तो वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब आप समझिए कि हमने अभी समझा था कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो उसका ऑल डायरेक्शन से लाइट पास करने पे क्या होता है, सेम आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसी तरीके से अब पूछ रहा है कि ऐसा सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं करेगा, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो इसका आंसर क्या है, एस, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि इसके इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसके बाद आते हैं आगे के इंटेक्स क्वेश्चन पे। इंटेक्स क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 1.6 को देखते हैं हम। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1.6 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम। तो हम आंसर बता दें। सबसे पहले आंसर नंबर 1 का क्या है, आंसर नंबर 1.6 का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर में क्या क्या आएगा आपका, बेंजीन, यूरिया, एमोनिया, वाटर, आर्गन, ये आपके किस में आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर में। उसके बाद मेटेलिक में देखते हैं क्या क्या आएगा। मेटेलिक में आएगा आपका टिन, और क्या आएगा, टिन और रुबिडियम, ये आपके दो मेटेलिक में आएंगे। इसके बाद आयोनिक, तो आयोनिक में कौन सा आएगा, पोटेशियम सल्फेट, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद कोवेलेंट, तो कोवेलेंट में आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन, कार्बाइड, और एक चीज ग्रेफाइट, ठीक है। तो यह मैंने इसके आंसर बता दिए चारों चीजों के।
अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड मतलब कि 1.7 क्वेश्चन। सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल इज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट? का आंसर क्या होगा? कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है। उसके बाद हम 1.8 आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से। इसका आंसर आप अभी हो सकते हो कॉपी, अभी यहाँ पे कॉपी में लिख सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको यही बता देता हूं। तो जो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आयोनिक सॉलिड? क्योंकि मोल्टन स्टेट में जब होता है तो उसके जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं मूव होने के लिए, तो वो क्या करता है कि मूव होता है। लेकिन वही अगर हम उसको सॉलिड स्टेट में कर देते हैं तो उसके जो आयंस है वो स्टेबल एक जगह पे ही हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आयंस उसके मूव नहीं हो पाते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कौन से टाइप का सॉलिड होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। तो इसका आंसर मैं आपको यही बता देता हूं। इसका आंसर होगा मेटेलिक सॉलिड। आप इसका आंसर लिख लीजिए। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपको आगे की वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके लिंक ले सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मेक इजी लर्न इजी।